Hello students, good morning. And today we will start first topic of 12, electromagnetism. The first part of electromagnetism is electrostatics. Electrostatics. Electro means charge, a static rest. Means charge at rest. The branch of physics in which we study about electric charge at rest is electrostatics. यही चार्ज जब मोशन में होता है तब बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेकेंड पार्ट, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. And the third part is magnetism. So this is the first part, electrostatics, charge at rest. Now what is the concept of charge? Charge means the property of matter which experiences electrical or magnetic effect, either electrical effect or magnetic effect or both. That is called charge. Now the appearance of charge. बेसिक कंसेप्ट में चार्ज अपीयर कैसे होता है? चार्ज का अपीयरेंस इलेक्ट्रॉन से होगा एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है जिसका वैल्यू है चार्ज का 1.6 10⁻⁻19 कूलम. अगर किसी भी न्यूट्रल आइटम में या न्यूट्रल मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन करने का मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ना हुआ. नेगेटिव चार्ज बढ़ा इसका मतलब the material is negatively charged. अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं वहां से तो रिमूवल का मतलब माइनस बाहर निकल गया. माइनस बाहर निकलने का मतलब प्लस का अपीयरेंस है, मतलब जो सिस्टम है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा. ठीक है. चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है और सीजीएस यूनिट इसका स्टैट कूलम है. एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, जबकि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 kg. अब किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है. प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होगा. अब चार्ज जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के अपीयरेंस से मिल रहा है. तो टोटल चार्ज का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब अलजेब्रिक सम को फॉलो करेगा. एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स टोटल चार्ज इन कूलम. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. चार्ज अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है, इसलिए इसके पास कोई अपना डायरेक्शन नहीं है. डायरेक्शन नहीं होने के कारण यह स्केलर है. चार्ज इज अ स्केलर. There are four fundamental law of conservation in which one of the law is law of conservation of charge. चार्ज हमेशा कंजर्व होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है, बट एज ए होल सिस्टम चार्ज इज कंजर्व. तो चार्ज कंजर्वेशन थ्योरी को फॉलो करता है. चार्ज कंजर्व होगा एंड दिस इज फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन फिजिक्स. ये फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहलाएगा. चार्ज मास का फंक्शन होता है. चार्ज जहां भी होगा वहां मास होगा. बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता है. मास है तो चार्ज कोई जरूरी नहीं है, बट चार्ज है इसका मतलब मास. तो सपोज दैट देयर इज एनी सिस्टम एंड मास ऑफ दिस सिस्टम इज एम. इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दिया यहां से तो प्लस चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई. देन आउटर एलिमेंट का मास यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा. तो द मास ऑफ आउटर एलिमेंट is less than mass of
वैलेंस शेल में, एंड अगर इसने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इसका मतलब मास इसका बढ़ जाएगा, मास बिकम्स m plus delta m. Means addition of electron या removal of electron is cause of change in mass, either decrease in mass or increase in mass. Now charge depends on mass, and mass not depends on frame of reference. फ्रेम को बदलने से, रेफरेंस को बदलने से, सपोज दैट अर्थ के सरफेस पे है, चंद्रमा पे चले जाए, सैटेलाइट में चले जाए, वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होगा. तो मास चेंज नहीं होगा, चार्ज भी चेंज नहीं होगा. मीन्स चार्ज इज इनवेरिएंट कैरेक्टर. चार्ज पे इनवेरिएंट क्वांटिटी कहते हैं. इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा. दीज आर द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द चार्ज. Now, the starting topic is Coulomb's law. Coulomb's law of electrostatic force of attraction or repulsion. There are two laws given by Coulomb's. First, basic law, that is the natural characteristic. Similar charge repel each other and dissimilar charge attract each other. Dissimilarity means attraction, similarity means repulsion. This is the first law. Similar charge repulsion, dissimilar charge attraction, because there are two types of charges, positive and negative. So plus plus means repulsion, minus minus repulsion, and plus minus, that is attraction. Repulsion is called process of true electrification, because attraction तो मास में भी होता है, लेकिन मास में attraction है तो चार्ज अवेलेबल है या नहीं है, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते. सो अट्रैक्शन से ये पता नहीं चलेगा कि चार्ज है या नहीं. बट रिपल्सन थ्योरी इज प्रोसेस ऑफ ट्रू इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि रिपल्सन चार्ज में होता है, मास में नहीं होता है. आइदर सिमिलर चार्ज हो या डिसिमिलर चार्ज हो, दोनों के बीच एक फोर्स काम करेगा. Such type of force is interaction forces, that is the conservative force. क्योंकि जितना फोर्स फर्स्ट चार्ज पे एक्ट करेगा उतना ही फोर्स सेकंड चार्ज पे एक्ट करेगा, जो कूलम्ब्स ने बताया कि अगर दो चार्ज को, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ कूलम्ब्स, if two charges separated by certain distance in air medium, either force of attraction or repulsion, this is proportional to Q1 Q2 and proportional to 1 by R square, inverse square light. If proportional Q1 Q2 by R square, or if equal to some constant K, Q1 Q2 by R square. In here, the value of K 1 by 4 pi epsilon naught SI unit, and its value is 9 into 10 to the power 9. So the force in here 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, when the charge is separated through air. Epsilon naught is called electrical permittivity for air. It is electrical property of the medium. Epsilon naught uses for air only. Epsilon naught is electrical permittivity. Electrical permittivity for air. The value of epsilon naught 8.854 10 power minus 12 and Coulomb square per Newton meter square. This is the value of epsilon naught, and the whole value of K for the air is 9 into 10 to the power 9. If medium is other than air,
any dielectric medium whose permittivity changes. So for any other medium, F in medium can be written as 1 by 4 by epsilon naught epsilon r Q1 Q2 by r square. Epsilon r is relative permittivity. Relative permittivity for other medium. It is also called dielectric constant. This is dielectric constant K or relative permittivity. So the force in medium can be written as 1 by epsilon r times 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 by r square. This is force in air. So it is force in air divided by epsilon r or force in air divided by dielectric constant. And the value of dielectric constant is always greater than 1. So the force in any medium is less than force in air. The net force between two charges not affected which medium. Force between electrostatic force between two charges is same either in any medium or in air, but the net force due to effect of medium changes. So the net force in medium is 1 by K times force in air. If question in vector form, then it can be written as F equal to in vector form 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 y r square with unit vector r in vector form, or it is F vector is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 y r square. Unit vector can be written as vector divided by modulus of that vector. So it is F vector equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 vector r divided by mod of vector r Q. This is in vector form. And in terms of displacement vector, suppose that there are two charges Q1 and Q2 like this, separated through vector r, and this is position vector of Q1 R1 and position vector of Q2 is R2. So the force from Q1 to Q2 is like this, and this displacement vector R by vector method can be written as vector R2 minus vector R1. So the force between these two charges in vector form 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 vector R means vector R2 minus vector R1 divided by mod of vector R2 minus vector R1 whole cube. This formula in terms of displacement vector. Now, there are so many applications regarding the question on force. The force at the center of equilateral triangle. ABC is equilateral triangle. Q charges at the vertex, similar charge, same value, and we have to find the net force on this charge Q dash at center of this triangle. Suppose that length of this triangle is L, this is equivalent charge. If these two charges are similar, then the Q dash repelled by A in this direction, this is force Fa, force due to C, Fc, force due to B, Fb in this direction. This total angle is 60 degrees, so this is 30 degree and this is 30 degree. For finding the resultant force, take this one as x-axis and this is as y-axis. So the net force along x-axis, first we find the component of this Fb in this direction is Fb cos 30
and in y direction FB sin 30, FC in leftward x, FC cos 30, and upward FC sin 30. So the net force along x-axis Fx FB cos 30 minus FC cos 30. And FB and FC equal in magnitude because charge is same, distance is same. FA is FB is FC. This is K Q Q dash by R square. R is this distance. So this is FB equal to FC, so it becomes 0. Now for y-axis, Fy FB sin 30 upward, FC sin 30 upward minus FA. This is FA by 2 minus FA, that is 0. So the net force at center of equilateral triangle F net becomes 0. इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे नेट फोर्स 0 होगा तब जब तीनों वर्टेक्स पे सेम चार्ज होगा. आइदर वो तीनों चार्ज प्लस 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 हो, प्लस 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 तब भी एफ नेट 0, माइनस 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 तब भी एफ नेट 0. इन दिस क्वेश्चन अगर इसको मॉडिफाई करें इस तरह से, we have to find the net force at one of the vertex of equilateral triangle. ABC, L, 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 Q, Q, Q. We have to find the force at one of the vertex such as C. C पे A के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में और B के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में. ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60. FBFC मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होगा. FB इक्वल टू FC, AQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर. The resultant of these two forces at 60 degree, F net FC equal to F dash, this is under root FB square FC square 2FB FC cos 60 degree. FB FC same in magnitude. FB square 2FB square cos 61 by 2. This is root 3 times FB, and FB is KQ square by L square. So this is root 3 KQ square by L square. This is the answer. And suppose that there is a square. और स्क्वायर में क्या होगा, ये भी सिमेट्रिकल फिगर है. और स्क्वायर का जो साइड लेंथ एल है एंड चारों कॉर्नर पे मान लो क्यू 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 चार्ज दे दिया और सेंटर पे क्यू चार्ज है, क्यू डैश चार्ज कोई भी अनदर चार्ज. तो सेंटर पे इसका डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करता है, तो सेंटर से कोई भी एक वर्टेक्स की दूरी हो जाएगी सेम, दूसरा तीसरा चौथा सब सिमिलर डिस्टेंस रहेगा, चार्ज भी सेम है, फोर्स बराबर हो गया. इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करेगा. इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दो सेट में कैंसिल करेगा, टू अपोजिट वर्टेक्स का फिर टू अपोजिट वर्टेक्स का. तो नेट फोर्स यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा. मतलब स्क्वायर में भी अगर चारों सिमिलर चार्ज है वर्टेक्स पे, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, तो सेंटर पे जो नेट फोर्स होगा वो ऑलवेज 0 होगा. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया. सपोज दैट क्वेश्चन अगर ऐसा हो, मान लो दो चार्ज है, ये चार्ज है, मास भी है, सपोज दैट दो स्फीयर है जिसका मास m है और चार्ज q q. अब इसको सेपरेट करके रखा गया है और इस पूरे सिस्टम को सैटेलाइट में डाल दिया. तो सैटेलाइट में डालने के बाद अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे
कि नेट फोर्स इस पे कितना होगा। तो नेट फोर्स मतलब मास का कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो भी होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो यहां भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इस पे भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब अगर किसी में ऐसा क्वेश्चन हो कि एक पॉइंट्स, दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग सेम लेंथ का है और दो मास को ऐसे हैंग कर दिया गया वर्टिकली, ये दोनों मास बराबर है और दोनों पे चार्ज क्यू क्यू दे दिया, ठीक है। इस सिस्टम को सैटेलाइट में डाल दिया। अब सैटेलाइट में डालने के बाद क्या होगा, ग्रेविटी नहीं एक्ट करेगा, वेट नहीं एक्ट करेगा, लेकिन चार्ज चार्ज में रिपल्सन होगा। चार्ज में रिपल्सन होगा तो सीधा कर देगा, ये ऐसे हो गया। अब ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर एल था, ये डिस्टेंस यहां से ये एल और क्यू क्यू के बीच जो फोर्स लगेगा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली होगा, बाकी कोई ग्रेविटी एब्सेंट है यहाँ पे, तो ग्रेविटी के कारण कोई फोर्स काम नहीं करेगा। सो द नेट फोर्स इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l का स्क्वायर मतलब 4l स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन होगा जो फोर्स से रिलेटेड है। सपोज दैट अगर दिया है क्वेश्चन फोर्स इन एयर मान लो 16 न्यूटन है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 2 दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्स इन एनी मीडियम। मान लो किसी मीडियम में फोर्स पता करना है, तो मीडियम का फोर्स होता है एयर का फोर्स डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16/2 दैट इज 8। ये हो गया, ठीक है। अगर ये सवाल कोई पूछे आपसे, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तीसरा चार्ज Q3 यहाँ पे रख दिया R डैश डिस्टेंस, तो Q1 और Q2 के बीच का फोर्स अगर F था पहले, अब जो है न्यू फोर्स अगर F डैश है Q1 Q2 का, तो ये लेस होगा F से, ग्रेटर होगा या बराबर होगा। तो Q3 के आने से इन दोनों के बीच के फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट फोर्स किसी वन ऑफ द चार्ज पे अलग हो सकता है, बट Q1 Q2 के बीच का फोर्स अगर F था तो अभी भी F ही रहेगा, मतलब F डैश जो है वो F के बराबर होगा। नंबर ऑफ चार्ज बहुत सारा भी आ जाएगा तब भी कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगा। दो इंडिविजुअल चार्ज के बीच जो फोर्स होगा उस पर कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे फोर्स निकालते हैं। तो चार्ज का दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वन इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर इज नॉन कंटिन्यूअस, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब डिस्क्रीट हो गया, सेपरेट सेपरेट अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया, कोई बड़ी का शेप साइज पता नहीं, तो वहां पे हम अलजेब्रिक सम लगा करके फोर्स को निकालते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन means net force is sum of individual forces F1 plus F2 up to Fm। अब सपोज कीजिए there is charge Q naught with position vector R naught and so many charges here Q1, Q2, Q3 and so on up to Qn. The position vector of this one is R1, position vector R2 and so on. Position vector of this is Rn. Now we have to find the net force on Q naught. Q naught ये फोर्स पता करना है इस पे, इसके द्वारा एक्सपीरियंस करेगा, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये भी रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये रिपेल करेगा इसको इस डायरेक्शन में। व्हाट इज द नेट फोर्स? फर्स्ट वी फाइंड द F1. F1 is K Q1 Q naught. वेक्टर के टर्म में दिस वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, R naught वेक्टर माइनस R1 वेक्टर mod of R naught minus R1 whole cube, F2 K Q2 Q naught mod of R naught vector minus R2 vector, R naught vector minus R1 vector R2 vector
Q. And finally, Fn vector is K, Qn, Q naught, R naught vector minus Rn vector divided by mod of R naught vector minus Rn vector whole cube. So the total force F equal to K Q naught into Q1 R naught vector minus R1 vector mod of R naught minus R1 cube plus Qn R naught vector minus Rn vector mod of R naught minus Rn cube. तो इन शॉर्ट फॉर्म इसको लिख सकते हैं, दिस इज K Q naught summation Qi R naught minus Ri mod of R naught minus Ri whole cube. This is the total force due to discrete distribution of charge by principle of superposition. Now the other distribution is continuous distribution. Continuous or uniform distribution that depends on shape and size of the body. तीन तरह का सिस्टम है मासिव सिस्टम, 1D, 2D, 3D. तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मास का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होता है उसी तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, आइदर 1D सिंगल एक्सिस के लॉन्ग, 2D सरफेस के लॉन्ग, 3D वॉल्यूम के लॉन्ग. ठीक है, तो तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कंसीडर करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, that is charge per unit volume. So there are three types of charge distribution uniformly: linear charge density, surface charge density, and volume charge density. Uniform distribution, first linear charge density, lambda Q by L, surface charge density sigma Q by area, volume charge density rho charge by volume. जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस टाइप का एलिमेंट लेकर के हम लोग नेट फोर्स पता करेंगे वन ऑफ द चार्ज पे. सपोज दैट लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है पहला केस. तो फर्स्ट केस में मान लो ये कोई लेंथ है, लेंथ पे टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है Q, L लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग. ठीक है, यह Q नॉट विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसका पोजीशन वेक्टर हमको पता है R नॉट, और इसका स्मॉल एलिमेंट लेंगे DQ. DQ पे यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा लैम्डा के बेसिस पे, चार्ज पर लेंथ. ठीक है, तो इसका अगर DL लेंथ कंसीडर कर रहे हैं तो इस पे चार्ज DQ आ जाएगा लैम्डा इंटू DL. और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, पॉइंट चार्ज हो गया ये. ठीक है, सपोज दैट दिस इज वेक्टर R. So this can be written as, इस पे फोर्स निकालना है, this vector is R naught vector minus R vector. So the force due to a small element dF can be written as K Q1 Q2 मतलब Q dQ. Q naught dQ means lambda dL into vector R. Vector R means R naught minus R divided by R naught minus R whole cube. So that net force is
F equal to K Q naught lambda vector R naught minus R mod of R naught minus R whole cube integration of df over entire length F. In the similar way, अगर सरफेस पे फाइंड करना है, इसके जगह पे यहाँ पे एरियल लेंगे, एरियल एलिमेंट 2D ले लेंगे। इस पे अगर टोटल पे चार्ज मान लो क्यू दिया है, छोटा सा पार्ट कंसीडर करो, ए एरिया पे है, इसका डीएस एरिया कंसीडर करेंगे या डीए एरिया कंसीडर करेंगे, इस पे चार्ज क्यू निकालेंगे। इसके लिए चार्ज पर यूनिट एरिया कंसीडर करेंगे सिग्मा, तो इस पे चार्ज डीक्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू डीए। अब फिर यहाँ पे टोटल फोर्स निकालना है, एफ का वैल्यू हो जाएगा के क्यू नॉट सिग्मा आर नॉट, उसी तरह से आर मॉड ऑफ आर नॉट माइनस आर होल क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर एंटायर एरिया हो गया। सेम में वॉल्यूम पे अगर पता करना है तो 3D एलिमेंट कंसीडर करेंगे, 3D ले लेंगे, यहाँ पे क्यूब ले लेंगे और क्यूब लेंगे इस तरह से, और इसको स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। तो छोटा सा पार्ट इसका कंसीडर करेंगे 3D। ये मान लो डीवी वॉल्यूम का है, टोटल वॉल्यूम भी था, टोटल चार्ज क्यू था, तो इस पे रो के टर्म में मान लेंगे चार्ज पॉइंट वॉल्यूम एंड रो डीवी, इस पे स्मॉल चार्ज हो गया। और इस चार्ज को इस चार्ज पे फोर्स निकालना है, इसके कारण एफ कैन बी रिटन एज के क्यू नॉट रो आर नॉट माइनस आर मॉड ऑफ आर नॉट माइनस आर होल क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी ओवर एंटायर वॉल्यूम। जैसा फिगर होगा वैसा इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये बेसिक कोर्स का था। अब नेक्स्ट ईयर हम लोग इलेक्ट्रिकल करेंगे।